प्रणाम दोस्तों। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों का इतिहास जब जब लिखा जाएगा तब आज के प्रधानमंत्री का नाम बहुत से लोगों को अच्छी अनुभूति देगा और बहुत सारे लोगों को असहज करेगा। बड़ी अजीब बात है, इनकी अर्जित ख्याति भी एक्सट्रीम है और विरोध भी एक्सट्रीम है। आज भारत शायद अपने सबसे ज्यादा पोलराइज्ड दौर में खड़ा है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं देश 70 साल से पीछे था, पहली बार मजबूत नेतृत्व मिला। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं लोकतंत्र का ढांचा धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है, और बीच में है करोड़ों आम भारतीय। और वो लोग भी हैं जो ना भक्त हैं ना एंटी हैं, बस ये जानना चाहते हैं कि सच क्या है। आज हम बात करेंगे मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों की दोनों चश्मे से। भारत की पॉलिटिक्स का वर्तमान माहौल। आज देश कुछ बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल्स और उसमें आए नाम, रूस से तेल खरीद पर दबाव, प्रधानमंत्री का संसद में एब्सेंट रहना, जनरल नरवणे का विवाद और अडानी केस। चलिए इन मुद्दों को दो नजरिए से समझते हैं और देखें आखिर आम आदमी के लिए क्या बचा है। समर्थकों का नजरिया इसमें क्या है? आज आप टीवी डिबेट्स में देखो, कमेंट्स में देखो, राजनीतिक बहस में देखो, एक अजीब सी दूरी और खाई दिखाई देती है। मेन स्ट्रीम मीडिया का ज्यादातर हिस्सा इसे मास्टर स्ट्रोक कहता है और भक्ति कैटेगरी वाले प्लस इस तरफ के जो लोग हैं उनकी माने तो आज भारत वैश्विक मंच पर उभरती ताकत है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौता रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। टैरिफ कम होना भारतीय निर्यात के लिए अवसर है। चीन के मुकाबले भारत की पोजीशन मजबूत हो रही है, ये भी कहते हैं भक्त साइड वाले। उनका तर्क है 21वीं सदी की कूटनीति है, भावनाओं से नहीं रणनीति से चलती है। लेकिन इन भावनात्मक बातों में उलझा के वो हर मुकम्मल कोशिश करते हैं नाकामी, मजबूरी और आंकड़ों को छुपाने की। 50% से 18% लाने को अचीवमेंट दिखाया जाता है बहुत बड़ी, जबकि ये 3% के आसपास से 18% हो गया है। और हम जो टैरिफ लगाते थे वो 0 तक चला गया है। दूसरी ओर एंटी वाले जो हैं, आलोचक जो हैं, उनका नजरिया क्या है? भारत ने दबाव में शर्तें मानी, कृषि और डेयरी क्षेत्र पर काफी बड़ा खतरा है, छोटे व्यापारियों को नुकसान होने वाला है। उनका सवाल है क्या हम आत्मनिर्भरता से समझौता कर रहे हैं? उधर राहुल गांधी के मुताबिक तो देश बेच दिया गया है। इस पक्ष का कहना है क्या ये सिर्फ एक संयोग है? जब अडानी मामले में समन जारी हुआ और लगभग उसी समय अमेरिका से भारत अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा हुई तो नेचुरली सवाल उठे। सोशल मीडिया और विपक्ष ने दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा। उनका कहना है इतनी बड़ी आर्थिक घोषणा उसी समय क्यों हुई? क्या मंत्रियों के पास पूरी जानकारी, फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, या फिर फैसले टेल विंड यानी अनुकूल माहौल में जल्दी में लिए गए? लेकिन अगर उपलब्ध रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो सीधी और साबित कड़ी नजर नहीं आती। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत कई महीनों से चल रही थी और जनवरी-फरवरी 2026 में इसका पहला चरण तैयार होने की स्थिति में था। इसका ऐलान अचानक एक ही दिन में नहीं हुआ। दूसरी ओर अडानी ग्रुप से जुड़े मामले भी नए नहीं हैं। 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में शुरू हुआ था ये विवाद, और बाद में 2025 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल से जुड़ी जानकारियां, यह सब पहले से चल रहे थे, प्रोसेसेस का हिस्सा रहे हैं। तो सीधी बात यह है दोनों घटनाएं एक ही दिन पैदा नहीं हुई, लेकिन समय की नजदीकी ने संदेह को जन्म दिया। मीडिया की टाइमिंग, अधूरी जानकारी और बड़े मंचों से बिना डिटेल डिस्क्रिप्शन के की गई घोषणाओं ने इसे संयोग से ज्यादा साजिश जैसा बना दिया। खासकर राजनीतिक बहसों और सोशल मीडिया पर प्रमाणित कड़ी अभी सामने नहीं है, लेकिन पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी की कमी और समय का मेल बहस को हवा देने के लिए काफी था। दबाव की बात चल ही रही थी, वो लाइन भी फेमस हो गई, हम नजर रखेंगे। भारत अपनी जरूरत का 85% के आसपास तेल आयात करता है। जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी तब रूस ने 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल की छूट दी थी और वो तेल खरीदा जा रहा था रुपए में। अब अमेरिका कहता है वो भारत पे नजर रखेगा कि वो कहीं रूस से तेल ना खरीदेगा तो आप जानते हैं। समर्थक कहते हैं भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी, पश्चिमी दबाव के बावजूद स्वतंत्र विदेश नीति दिखाई, सस्ता तेल इज इक्वल टू महंगाई नियंत्रण। जबकि समझ नहीं आता, अब डॉलर में ही लेना होगा। 7 से 8 डॉलर ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा, रेट ज्यादा। रिफाइनरी में वेनेजुला का तेल जो है कंपैटिबल नहीं है, कॉस्ट ज्यादा आती है, और हम महंगाई नियंत्रण की बात कर रहे हैं। अमेरिका नजर रखने की बात कर रहा है, और वो होता कौन है डिक्टेट करने वाला? कौन सी नस दबा रखी है जो हम ऐसी डील्स साइन कर रहे हैं?
ऐसा आलोचक कहते हैं। वो कहते हैं, क्या अब अमेरिका के दबाव में खरीद सीमित की जा रही है? क्या भारत की विदेश नीति पर पूरी तरह से स्वतंत्रता है? क्या हम दो नावों पर सवार हैं? यहाँ सवाल है रणनीतिक संतुलन या रणनीतिक दबाव। आप क्या सोचते हैं? एंटी या भक्त के खेमे से बाहर आकर कुछ कहना चाहो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हमें पता है आप क्या कहने वाले हैं। वैसे दबाव की बात तो चली थी अडानी जी से, अब दूर तक जाने लगी है। ये तो आज आप सब जानते ही हैं। इस क्रिमिनल को तो अब दुनिया जानती है। एप्स्टीन फाइल्स का मामला वैश्विक राजनीति से जुड़ा है। समर्थकों का कहना है ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, भारत से सीधा संबंध नहीं। बिना प्रमाण नाम उछालना राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। आलोचकों का तर्क है, अगर वैश्विक नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं? क्या भारतीय सत्ता तंत्र में भी किसी प्रकार का कनेक्शन है? जांच क्यों नहीं है? ये मुद्दा सिर्फ नामों का नहीं है, बल्कि ट्रांसपेरेंसी का है। एप्स्टीन फाइल्स में कई पावरफुल इंडियंस के नाम हैं। सबसे खास तौर पर लिया जा रहा है अनिल अंबानी का नाम। फरवरी 2017 से जून 2019 तक अंबानी और एप्स्टीन के बीच टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स आज ओपन हैं। 2 मार्च 2017 को अंबानी एप्स्टीन को मैसेज करते हैं, विल नीड योर गाइडेंस ऑन डीलिंग विद द व्हाइट हाउस फॉर द इंडिया रिलेशनशिप एंड डिफेंस कोऑपरेशन। और 16 मार्च 2017 को लिखते हैं, लीडरशिप वुड लाइक टू हेल्प फॉर मी टू मीट जैरेड एंड बेनोन एज सुन एज पॉसिबल। जैरेड कुशनर, इसको जानते हैं आप, वो ट्रंप के सन इन लॉ और सीनियर एडवाइजर थे और खुले तौर पर यह माना जा रहा है कि यहाँ लीडरशिप का मतलब है इंडियन गवर्नमेंट। साथ ही साथ ये भी सामने आया है कि मई 2019 में अंबानी एप्स्टीन के मैनहट्टन होम पर भी गए थे। 23 मई को इधर हमारा देश तैयारी कर रहा था लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स का। अनिल अंबानी रात 8:21 पर एप्स्टीन के घर पहुंचे थे। एक कमाल का मैसेज सामने आया, मोदी अपना आदमी भेज रहे हैं, जो कि एप्स्टीन देते हैं ट्रंप के फॉर्मर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन को। और कमाल की बात यह है, एक जगह एप्स्टीन ने बैनन को यह भी लिखा, मोदी ऑन बोर्ड। ये दुनिया कुछ समझ नहीं आती बड़े लोगों की। एक इंडियन बिजनेसमैन एक घिनौने अपराधी से हेल्प मांगता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए, और साथ साथ उससे भी ताज्जुब की बात यह है, उसका ये कहना है कि इंडियन लीडरशिप की तरफ से ये किया जा रहा है, पर इसकी कोई जांच तो नहीं होगी, फिलहाल तो ये दिखाई नहीं देता। यहाँ एक और नाम काफ़ी पॉपुलर हुआ रिसेंट दिनों में, वो है हरदीप सिंह पुरी का। He has a habit of making baseless allegations. As part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. So I want to thank them कि उन्होंने मेरा नाम लिया। कई इस दुनिया में लोग हैं जो मुझे नहीं जान पाते, but thanks to this kind of buffoonery, I am getting a chance to talk to you also. प्रियंका जी, आपके भी मंत्री का मंत्री महोदय का नाम, अरे बताओ तो सही नाम। Why would anybody plead? Jeff, can I see you? और जेफ के जवाब देखिएगा, कभी कभी बड़े रूड होते हैं। Not today. I'm very upset with. I have strong opinions about what's happening in the Middle East. ये सब कोई भी स्वाभिमान वाला व्यक्ति इस तरह की जी हुजूरी तो नहीं करेगा साहब। रिपोर्ट कर रहे हैं, रीड हॉफमैन आए, यहाँ गए, बैठे, उठे, पानी पिया। अरे साहब क्यों? जेफरी एप्स्टीन क्या आपका बॉस है कि आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं? क्या काबिलियत थी हरदीप पुरी में कि अचानक आपने उनको पहले तो इंडिपेंडेंट चार्ज का मंत्री बना दिया। बेचारा वो डिजिटल इंडिया प्रमोट कर रहा था, आपने तेल मंत्री बना दिया। काबिलियत क्या थी? सांसद बाद में बनाया, मंत्री पहले बना दिया। काबिलियत तो बताइए मुझे। दबाव था? किसका दबाव था? किसके इशारे से इनको मंत्री बनाया गया? There is circumstantial evidence which points the needle of suspicion only in one direction. Immediately the man should resign on his own, and if he can't resign on his own, because if he has some secrets of Mr. Modi, I don't know, Mr. Modi should have asked him to resign. If I know that this man is Dawood Ibrahim and he's a terrorist, would I do any business with him? You tell me. Would you do any business with someone who's, if someone tells you that, okay, here is Mr. Dawood Ibrahim, will you do business with him? And when you have an entire Ministry of External Affairs, you have the ambassador sitting there, you have officers, senior officers sitting in Delhi. Why do you need Hardip Puri, an ex-diplomat, to interact with a sex offender called Epstein? To do what? जो बच्चों के साथ इस तरह से बलात्कार करके उनकी हत्याएं कर सकते हैं, कोई हल्के में नहीं ले सकता इस चीज। जिसके भी सीने में दिल धड़कता है ना, वो हल्के में नहीं ले सकता है। हल्के में एक ही आदमी ले रहा है,
नरेंद्र मोदी, हरदीप पुरी, यही लोग हल्के में ले रहे हैं। दैट्स इट, ये कहते हैं दैट्स इट। जो दैट्स इट कहता है ना, ये वही लोग हैं जो हल्के में लेते हैं। मिनिस्टर साहब और एप्स्टीन के बीच काफी मेलबाजी हुई है और ऐसे सबूत भी दिखाई देते हैं कि 3 बार तो वो मिले भी हैं उस क्रिमिनल से। कितनी अजीब बात है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब ये लाइन आप सुनेंगे जो एप्स्टीन ने लिंक्डइन फाउंडर रेड हॉफमैन को लिखी, जिसमें वो पुरी साहब से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, हॉफमैन को कहते हैं, रेड, हरदीप इज योर मैन इन इंडिया, हरदीप इज योर मैन इन इंडिया। हम नहीं जानते इसमें कितनी सच्चाई है, पर अब तक जो सामने आया है वो कितना शर्मनाक है। हरदीप जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो आए, किंतु वो देख के आप सबको मायूसी, हताशा, गुस्सा, ये सारे इमोशंस गहरे आपके दिमाग में हुए होंगे। पर छोड़ो, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का नाम किसी भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन में अब तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन दूसरों की बातचीत में उनका नाम बार बार दिखाई दिया है और इसी वजह से विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करता रहा और सरकार इसे दबा रही है। चौंकाने वाली बात यह है, जो गुस्सा दिलाती है, जिसमें एप्स्टीन पीएम मोदी को डांस एंड सिंग की सलाह देता दिखाई देता है। ये ईमेल है 6 जुलाई 2017 का, जिसमें क्लेम किया गया है कि उसकी एडवाइस पर पीएम मोदी की इजराइल विजिट हुई थी। उसका ये तात्पर्य है कि उसने ही सलाह दी थी यूएस प्रेसिडेंट के बेनिफिट के लिए मोदी जी को इजराइल जाकर डांस एंड सिंग करना चाहिए। सरकारी मिनिस्ट्री द्वारा इसे कहा गया है ट्रैशी रूमिनेशंस। जब कोई ट्रैशी रूमिनेशन कहता है तो उसका मतलब अक्सर इनमें से एक होता है, बेकार की चिंता, ऐसी बातें सोचना जिसका कोई सकारात्मक परिणाम न निकले, घटिया विचार, ऐसे विचार जो अनैतिक हो या जिसका स्तर बहुत गिरा हुआ हो, दिमागी कचरा, मन में चलने वाली वो फालतू बातें जो केवल समय और ऊर्जा बर्बाद करती है। जहां ऐसे ऐसे मुद्दे गर्म होते जा रहे हैं, वहां गर्मी बढ़ गई एक घटना से। यहां से बहस आम जन के मन से बाहर आने लगी है। लीडरशिप का स्टाइल या जवाबदेही का अभाव, बोले तो नो अकाउंटेबिलिटी। फरवरी 2026 में राष्ट्रपति के अभिभाषण मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान संसद में हुआ ये घटनाक्रम भारतीय संसदीय इतिहास में सबसे कंट्रोवर्शियल मोड़ों में से एक माना जा रहा है। 4 फरवरी 2026 को पीएम मोदी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देना था, लेकिन वे सदन में नहीं आए और उनकी एब्सेंस में ही धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से यानी वॉइस वोट से पारित कर दिया गया। पिछले 22 वर्षों में ये पहली बार था जब किसी पीएम ने इस चर्चा का जवाब नहीं दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को सदन में न आने की सलाह दी। स्पीकर ने दावा किया कि उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि कुछ विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री जी की सीट पर पहुंचकर कुछ अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड एक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे सदन में किसी भी अप्रिय दृश्य या हाथापाई को टालना चाहते थे ताकि लोकतंत्र की परंपराएं शर्मसार न हो। सदन और सोशल मीडिया पर सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों और सूत्रों के हवाले से ये दावे किए गए, ऐसी चर्चाएं उठी कि कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती थी। कुछ बयानों में तो ये तक कहा गया कि महिला सांसद कांच की चूड़ियों से चोट पहुंचा सकती थी या काट भी सकती थी। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर कोसा। रिजिजू ने वीडियो जारी किया जिसमें विपक्षी महिला सांसद पीएम की खाली कुर्सी के पास प्ले कार्ड्स लेकर खड़ी नजर आ रही हैं। उन्होंने इसे सबसे गिरा हुआ व्यवहार, मोस्ट डिग्रेडिंग बिहेवियर करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमने उन महिला सांसदों को नहीं रोका होता तो वहां बहुत बुरा दृश्य यानी कि अगली सीन क्रिएट हो सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि 40 से 50 विपक्षी सांसदों ने स्पीकर के चैम्बर में जाकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उन्हें धमकाया। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य 11 महिला सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर इन आरोपों को खारिज किया। उन्होंने इसे डर की कार्रवाई, एक्ट ऑफ फियर बताया और कहा कि पीएम विपक्ष का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाए। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे सरकार से जवाबदेही मांग रही थी। विपक्ष ने स्पीकर पर दबाव को कम करने का आरोप लगाया। दोस्तों, वैसे तो ये खालिश राजनीति है, लेकिन राजनीति का यह गिरा हुआ स्तर हमें सोचने पर मजबूर करता है हम किस दिशा में हैं। व्हाट्सएप पे डिस्कशंस में लोग लड़ रहे हैं। कोई कहता है वही भक्त वाले मोदी के अगेंस्ट साजिश है, जबकि एंटी वाले कहते हैं ये कैसे 56 इंच वाले हैं जो भारत की पार्लियामेंट में महिलाओं से अपना बचाव नहीं कर सकते, सारी सिक्योरिटीज का कंट्रोल उनके हाथ में होते हुए तो देश का क्या बचाव करेंगे। इसका मतलब चीन जब घुस रहा था तब की नरवणे जी की बात जो थी वो सही थी।
फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में जनरल नरवणे की किताब की एक हार्ड कॉपी, प्रिंटेड कॉपी लहराई। सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि ये किताब अभी तक रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृत नहीं की गई है और ना ही प्रकाशित हुई है। किताब में अगस्त 2020 के दौरान कैलाश रेंज पर तनाव का जिक्र है। दावा है कि जब चीनी टैंक आगे बढ़ रहे थे तब राजनीतिक नेतृत्व की ओर से स्पष्ट निर्देश नहीं मिले थे और उनसे केवल जो उचित लगे वो करो ये कहा गया था। उधर जो पब्लिशर है पेंगुइन इंडिया, उसने स्पष्ट किया है कि किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। जो भी पीडीएफ या प्रतियां बाजार में हैं वो अवैध हैं और कॉपीराइट का उल्लंघन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि यह किताब अस्तित्व में ही नहीं है। ये नरवणे जी की जो किताब है उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, इसका वह उल्लेख कर रहे हैं। सेना के अधिकारियों को अपनी किताब छापने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लियरेंस लेना अनिवार्य है, जबकि गवर्नमेंट ने खुद ही रोक रखा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी है। जांच इस बात की हो रही है कि एक अप्रकाशित और संवेदनशील मनुस्क्रिप्ट जो है लीक होकर इंटरनेट और विपक्षी नेताओं के पास कैसे पहुंची। पुलिस इसे एक नियोजित साजिश यानी कि प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के रूप में देख रही है। यहाँ समर्थक कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, संवेदनशील जानकारी का सार्वजनिक होना गलत है, और आलोचक कहते हैं क्या सरकार इनकन्वीनियंट फैक्ट्स को दबा रही है? क्या संस्थाओं की स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी कम हो रही है? बात सिर्फ राष्ट्रीय हित बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक आकर अटक गई है, किंतु असली सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला है, ना मिलेगा। क्या जनरल साहब सही कह रहे हैं या गलत? कमाल है ना ये पॉलिटिक्स। इस बात को तो दबा ही दिया गया है। वैसे इस बात में कुछ लोग कटाक्ष करने से नहीं हटते। वो कहते हैं मोदी जी कमाल है, क्या बात कही है, जो उचित लगे वो करो। अगर कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट लपक के ले लिया जाएगा, और अगर कुछ बुरा हुआ, गलत हुआ तो ठीकरा फोड़ना आसान होगा। अब ये कटाक्ष है या क्रेडिट, आप तय करो और जरा बताइएगा अपने ज्ञानवान कमेंट्स के माध्यम से ये कटाक्ष है या क्रेडिट। तो दोस्तों, कुल मिला के आज भारत दो नैरेटिव में बटा है। एक नैरेटिव कहता है मजबूत राष्ट्र, निर्णायक नेतृत्व। दूसरा नैरेटिव कहता है लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण यानी कि करोजन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं या सिर्फ व्यक्तियों पर? हमें ये समझना होगा आज का भारत सिर्फ मोदी बनाम विपक्ष नहीं है। आज का भारत है राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक दबाव, विकास बनाम पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, मजबूत नेतृत्व बनाम संस्थागत संतुलन। इतिहास जब लिखा जाएगा तब यह तय होगा कि हम किस मोड़ पर खड़े थे, लेकिन आज हम सबको ये तय करना है कि हम अंध समर्थन करेंगे या अंध विरोध करेंगे या सवाल पूछेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज सरकार नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है बिना सोचे समर्थन और बिना समझे विरोध। आप किस चश्मे से देखते हैं नीचे कमेंट में लिखिए, लेकिन तथ्यों के साथ। किसी के हक में दुआ तो किसी के खिलाफ फरियाद है। ये सियासत है साहब, यहाँ हर चेहरे पर एक नकाब है। तुम भक्त बनो या विरोधी, ये तुम्हारी अपनी पसंद सही, मगर याद रहे बिना सवाल के लोकतंत्र सिर्फ एक ख्वाब है। प्रणाम।